बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्शन को स्टडी करना है। इससे पहले सेल्फ इंडक्शन से पहले हमने म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी किया था और म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास 2 कॉइल्स थी। एक में करंट की मैग्नीट्यूड को हम चेंज करते थे, दूसरी कॉइल में हमारे पास फ्लक्स चेंज होता था। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन है, ये नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ इंडक्शन। तो एक ही कॉइल होगी, उसी कॉइल में हमने फ्लक्स को चेंज करना होगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम ज़रा समझ लें। डेफिनेशन सामने मैंने लिखी हुई है। व्हेन द करंट इज चेंज इन द कॉइल, जिस टाइम हम कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, देयर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस बाय इटसेल्फ एंड प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन द कॉइल। कह रहा है कि जिस टाइम पे हम किसी भी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, तो करंट को चेंज करने की वजह से उसी कॉइल में हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। और हमें ये पता है कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती है और ईएमएफ इंड्यूस होने के रिजल्ट में हमारे पास करंट इंड्यूस होता है। अब इससे पहले फ्लक्स को चेंज करवाने के बहुत से मेथड्स हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए गैल्वानोमीटर, कॉइल एंड मैग्नेट वाला मेथड किया था। फिर हमने एक में कॉइल के एरिया को चेंज किया था। फिर हमने फ्लक्स को चेंज करवाने के लिए म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक स्टडी किया था। आज हम फ्लक्स को चेंज करवाने के लिए सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक है, इसमें अगर मैं इसकी डायग्राम के ऊपर बात करूं, तो ये मेरे पास एक कॉइल आ गई जी, और इस कॉइल के साथ मैंने यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है और इसको मैंने अटैच किया हुआ है जी बैटरी के साथ, और यहाँ पे मैंने रियोस्टेट लगाई हुई है। ये बैटरी आ गई, ये मेरे पास स्विच आ गया और ये मेरे पास कॉइल आ गई। अब जिस टाइम स्विच को ऑन करेंगे तो इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा। रियोस्टेट का फंक्शन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, हमें पता है करंट इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट हमारे पास क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। तो ये क्लोज लूप सा हमारे पास बनेगा। सेकेंडली, हमने इससे पहले सोलेनॉइड के केसेस में या कॉइल के केस में हमने करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वहां से हमने ले ली थी। हमें ये पता है जिस टाइम करंट फ्लो करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ के ऊपर एंटर हो जाती हैं, यानी ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर क्या होता है, ये क्लोज लूप बना रही होती है, साउथ से दोबारा वापस आती हैं, तो ये दोबारा किस में एंटर हो जाती है जी, नॉर्थ में एंटर हो जाती है। साउथ से वापस आती है, दोबारा नॉर्थ में एंटर हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्लोज लूप हमारे पास बना रही है। अब यहाँ पे हमने फ्लक्स को कैसे चेंज करवाना है, तो फ्लक्स को चेंज करवाने के लिए यहाँ पे ये बात समझनी है कि हमने रियोस्टेट लगाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम मैंने स्विच को ऑन किया तो मेरे पास यहाँ से करंट फ्लो करके गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो मेरे पास उनकी ये वाली डायरेक्शन थी। अब इसमें जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेट्स से नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ के ऊपर मेरे पास एंटर हो रही है। मैं इस तरह की डायरेक्शन इसको दे रहा हूँ, नॉर्थ इस साइड पे ले रहा हूँ और साउथ इस साइड पे,
और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि नॉर्थ को किस तरह लेते होते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन किस तरह लेते हैं, और साउथ उसके अपोजिट होता है, वो कैसे लेते हैं। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये नॉर्थ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद साउथ के ऊपर इंटर हो जाएंगी, ये क्लोज लूप से बना के। अब यहाँ पे जिस टाइम ये नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ के ऊपर इंटर होगी, तो मैंने कहा लेट्स से जिस टाइम फर्स्ट स्टार्ट किया मैंने, स्विच को ऑन किया, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से पास होगी। अब मैं क्या करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करूँगा, और हमने एक बात को स्टडी किया हुआ है, वो ये थी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा करंट का अमाउंट होगा, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा करंट का होगा, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, पहले करंट कम था, मैग्नेटिक फील्ड कम थी, अब करंट के मैग्नीट्यूड को ज्यादा किया, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुई, तो इट मीन पहले कम लाइन पास हो रही थी, कम लाइन गुजर रही थी, अब जो है वो 4 के बजाय करंट के अमाउंट ज़्यादा करने की वजह से हो सकता है 6 8 10 एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास होंगी। अब अगेन जिस टाइम दोबारा मैं करंट के मैग्नीट्यूड को, रियोस्टेट को यूज़ करते हुए डिक्रीज करूँगा, फिर फील्ड लाइन्स में चेंज आएगी। ये जो चेंज आ रही है बेसिकली, इसको हम फ्लक्स का नाम देते हैं। तो ये जो फ्लक्स चेंज होगा, ये इसी ई कॉइल में चेंज होगा, और हमें पता है कि जिस टाइम पे हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो जो ईएमएफ है उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से वहाँ पे हमारे पास करंट जो है वो हमारे पास इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने एक चीज़ को स्टडी किया था। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सामने रखते हुए एक चीज़ को स्टडी किया था, वो ये थी E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको 1 का नाम दें। एक चीज और भी यहाँ पे मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ बात करें तो ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ये करंट जो इंड्यूस हो रहा है ये ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से हो रहा है। ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है ये अपोज करेगा, इंड्यूस करंट अपोज करेगा जी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ अप्लाइड करंट को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट बैटरी की वजह से यहां पे है वो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो उसको क्या करेगा जी? अपोज करेगा। ये उसकी काज को हमने कहा था बेसिकली, उसको अपोज करेगा। फिर सेकेंडली हमें एक बात को और भी पता है कि करंट जितना ज्यादा होगा फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा एक लूप के लिए। अगर n लूप्स हो तो उसके लिए n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हो जाएगा। और हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जिस टाइम पर रिमूव करेंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा, n फाई इज इक्वल टू एल आई। एल बताता हूँ जी क्या चीज़ है, देन एल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी n फाई डिवाइडेड बाय आई मेरे पास आ गया। एक रिजल्ट मेरे पास ये बना, इसको मैं 3 का नाम देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से ही इस 3 से ही एक इक्वेशन और बना रहा हूँ जी, वो हो जाएगी मेरे पास जी एल आई इज इक्वल टू एन फाइव। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। आई डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बेसिकली एल जो है ये सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है। एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। और ये एल डिपेंड किस पे कर रहा है जी? इसकी डिपेंडेंस पे मैं आ जाऊं तो कल हमने म्यूचुअल इंडक्शन पे नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी, एम जो है वो फाई और आई के ऊपर, फाई और आई के ऊपर इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है जी। एक नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडली ए के ऊपर ए मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा मटेरियल के ऊपर
कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं अगर लिखूं, इक्वेशन नंबर 1 पे आऊं तो वो मेरे पास है जी ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा को मैं पहले लिखता हूं एन पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब क्या करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा जी ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा अपनी जगह पे, एन पाई इक्वल है जी हमारे पास एल आई के, एल आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास बन गया। तो इसको अगर अरेंज करके लिखें तो ये मेरे पास बनेगा जी ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये हमारे पास बनेगा जी, माइनस साइन जो है वो लेंसेज लॉ की वजह से एल शो relation of inertia in electromagnetism, L show relation of inertia in electromagnetism, या L is analogous to mass in electromagnetism, इस तरह भी इसे हम कह सकते हैं जी। ये हमारा आज का टॉपिक था जी सेल्फ इंडक्शन का, यानी सेल्फ इंडक्शन उसी कॉइल में, और उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, और उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होगा जी एल होगा। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।